नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सी टेट, एमपी टेट, एसएसटी सामाजिक अध्ययन प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है एसएसटी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो समस्त सिलेबस का पूरा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ रहने वाला है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। ये 30 प्रश्नों की क्लास रहेगी, आपकी प्रैक्टिस सेट रहेगा। 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। बाकी बाल विकास सीडीपी हिंदी के आपके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय अर्थात सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के जिस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, वह आपके कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन या राज्यवर्धन? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पाना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित जिस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, वह आपका है नरवर्धन। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न पर आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाण एक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो इनमें से जो आपके ताम्र पाषाण एक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है, वह आपकी है आहार संस्कृति। तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। और फोर्थ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय आर्य समाज। तो सभी लोग जानते हैं आर्य समाज के जो संस्थापक कहलाते हैं वे कौन से हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो पहला ही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। बाकी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही बात है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एमजी रांडे प्रार्थना समाज, बिल्कुल सही बात है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक एमजी रांडे, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक के विवेकानंद, लेकिन राजा राम मोहन राय जो है आपके आर्य समाज के संस्थापक नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं होगा, सुमेलित नहीं है। इसलिए करंट क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? तो ये आपके शासक काल आपके चंद्रगुप्त। जी हाँ, चंद्रगुप्त के शासक काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमें सही कर लेना है। देखिए, एक याद और कर लेना है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। अगर पुष्पगुप्त नाम आता है तो ये भी ध्यान देना है। अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने बाद में उसमें क्या है, नहर निकाली। रुद्रामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिसकी फिर मरम्मत कराई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले उत्तरी समस्त भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में या 2 शासन तंत्रों में विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले उत्तरी जो है समस्त भारत जो विभक्त था, वह 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। ए टू जेड यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसी टॉपिक इसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं।
तो यह प्रश्न प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है? जलहर, बलहर, कलहर या कालिदास? जी हाँ दोस्तों, 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जिस लेखक की पुस्तक में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है वह आपका कलहर है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे जो है मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट को, मैडम भिकाजी कामा को, प्रीति लता वाडकर को या कल्पना दत्त को कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है वह आपके मैडम भिकाजी कामा। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरेशिया, कुराइल, कनारी या लेब्राडोर? जी हाँ, इनमें से जो आपका गर्म धारा जो कहलाती है वह आपकी क्यूरेशिया कहलाती है। जी हाँ, गर्म धारा कौन सी हो जाएगी? क्यूरेशिया इज द फर्स्ट ऑप्शन, इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि लिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे बड़ा साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन? सभी कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एग्जाम को फतेह करना है, बेहतरीन सिलेक्शन के साथ एसएसटी में अव्वल आना है। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा परिवहन जो परिवहन का सबसे बड़ा साधन होता है वह आपका होता है जल परिवहन? जी हाँ, जल परिवहन सबसे बड़ा साधन होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला है, अधोलिखित किस मुगल शासक ने आराम बाग बनवाया था? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर? तो जिस मुगल शासक ने आराम बाग बनवाया था वह मुगल शासक आपका है बाबर। जी हाँ दोस्तों, बाबर मुगल शासक ने आराम बाग बनवाया था। तो आराम बाग किसने बनाया था? बाबर ने। नोट कर लेना है दोस्तों। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, महाबलेश्वर से, नासिक से या बैतूल से? तो आप सभी लोग जानते हैं गोदावरी जहाँ से निकलती है वह हमारा कहलाता है नासिक। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है और यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है और इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। तो ये भी ध्यान देना है, आपके गोदावरी नदी का पाट बहुत बड़ा है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से या लाल सागर अरब सागर से? अगर आप जानते हैं बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो स्वेज नहर किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेघालय का पठार का जो विस्तार है वह प्रायद्वीपीय पठार है, तिब्बत है, हिमालय है या अरावली है? जी हाँ दोस्तों, मेघालय का जो पठार का विस्तार है वह आपका प्रायद्वीपीय पठार। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न का आप लोग फीडबैक कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जी के गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक या लाला लाजपत राय? तो 1916 में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत किसने की थी वह आपकी बीजी तिलक। बीजी तिलक मतलब क्या होता है? बी से मतलब बाल, जी से गंगाधर, तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। अगर आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी इसमें से कौन सी है? तो पूर्ववर्ती नदी गोदावरी है, सतलज है, गंगा है, यमुना है? तो आप सभी लोग जानते हैं सतलज जो नदी है वह आपकी पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप अर्थात बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, नदी, हिम नदी या भूमिगत जल? तो इनमें से जो अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूप अर्थात बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है वह आपका जो अपर्दन है वह आपका कहलाता है पवन अपर्दन। जी हाँ, पवन अपर्दन
पवन अपरदन अभिकर्ता बालू का स्तूप और बालू का डिब्बा निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, वह है पवन। ठीक है, पवन अपरदन, पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। देखिए मंडल से प्रश्न जरूर आता है, वायुमंडल से जरूर एक टॉपिक लिया जाता है और इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे निचली परत कहलाती है वह हमारी क्षोभ मंडल कहलाती है। देखिए इन सभी मंडलों के किलोमीटर की लंबाई, दूरी, ये नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब बनाया गया या कब लाया गया? 1979, 1959, 1976 या 1968 में? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है एसएसटी को फतेह करना, सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट को फतेह करना। दोस्तों हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया है? तो आपके 1976 में लाया गया है। जी हाँ 1976 में लाया गया है। और टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो 1973 नाम आता है। तो 1973 में टाइगर रिजर्व और 1976 में मूल कर्तव्य, ये दोनों चीजें नोट कर लेना है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकायों को, राज्यों को, केंद्र को, या राज्य तथा केंद्र दोनों को की गई है? तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जिसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं वह आपका केंद्र सरकार है। केंद्र को जो है अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और कंप्लीट करेंगे, टोटल ये 30 प्रश्नों की ये क्लास है, आपका प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ था? 1920 से, 1923 से, 1924 से, 1926 से? तो भारत में जिस वर्ष रेल बजट और आम बजट जो है अलग अलग पेश किए जाना शुरू हुआ था, वह आपका जो वर्ष कहलाता है वह आपका 1924। जी हाँ दोस्तों 1924 से जो है 1924 वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किए जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया और रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा जो है 1924 से शुरू हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 21 का में, अनुच्छेद 29 का में, अनुच्छेद 31 का में, अनुच्छेद 19 में? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जिस अनुच्छेद में दिया गया था वह अनुच्छेद 21 का में दिया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। नो डाउट समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं? तो संविधान में जिस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है वह आपकी अनुसूची कहलाती है आपकी 8वीं अनुसूची। जी हाँ संविधान के 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िएगा, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त मिल जाएंगे। 1000 से अधिक पीडीएफ फाइल्स आपको ऑलरेडी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। टीटी से रिलेटेड, टीचर भर्ती में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे हम पेडागोजी की बात करें, शिक्षा शास्त्र की बात करें, ग्रामर की बात करें, सभी क्लासेज का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी थी? ये तो हमने जान लिया कि क्षेत्रीय भाषाओं में 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो सम्मिलित भाषा है इनकी संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 18 है, 22 है? तो सभी लोग जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या टोटल आपकी 22 है, अर्थात यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, 30 है, 31 है, 35 है? इंटरेस्टेड प्रश्न है और 3 से 4 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, करंट जीके पूछे जाएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में देखा जाए 33 धन 1 टोटल कितनी हो जाते हैं? 34 हो जाती है।
33 और वर्तमान को मिला लेते हैं तो टोटल 34। तो न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 65 वर्ष की आयु की बात करेंगे। पदों की संख्या 33, पहले और वर्तमान संख्या को जोड़ देते हैं तो 34 हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है या अक्ष युगीन सभ्यता हो जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता कहलाती है वह आपकी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सही कर लेना है। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? देखिए कालीबंगा ये भी महत्वपूर्ण स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदाड़ो ये तो बिल्कुल है ही है। हड़प्पा भी है आपका। तो कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण है। लेकिन आजमगढ़ या आपका सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? सभी कमेंट कीजिएगा। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ से दिया था? सारनाथ से दिया था। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ से दिया था। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं से उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। प्रश्न आ गया कि धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ कहाँ से किया गया? सारनाथ से ही किया गया था। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव या KM मुंशी? सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार जो माने जाते थे डॉक्टर BN राव माने जाते थे। जी हाँ दोस्तों, बेनगल नरसिंहा राव एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो बेनगल नरसिंहा राव की बात करेंगे। और यह आपका अंतिम 30वां प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे प्रश्न संख्या ये मत देखिएगा, 30 है, नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं या क्षोभ मंडल कहा जाता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के बाहरी परत को जिसे कहते हैं वह आपका कौन सा कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है, स्थल मंडल, जल मंडल या क्षोभ मंडल? ये जो प्रश्न है पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं, ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। ये आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है। और ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के SST प्रैक्टिस पहले में 30 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।